यहाँ पर हम लोग सीखने जा रहे हैं एक बेहद ही शानदार कॉन्सेप्ट दैट इज़ वेरिएबल सेपरेबल मेथड। जैसा कि नाम ही बता रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल इन द सेंस वेरिएबल को सेपरेट करना, बट इस वेरिएबल को सेपरेट कैसे करते हैं उसको सीखते हैं। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए आपके पास क्या है, कुछ स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स क्या हैं सर, उसको सीखते हैं। सबसे पहले व्हेनेवर जब आपके पास क्वेश्चंस आता है तो वो आपको क्या करना है कि सबसे पहला काम क्या करना है, स्टेप फर्स्ट क्या है, dy बाई डी एक्स को फाइंड करना। मतलब क्वेश्चंस में आपको जो भी क्वेश्चंस रहेगा उसको dy अपॉन डी एक्स को के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्या करना है, dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सर समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंट करना है मतलब कि गिवन क्वेश्चंस को dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, वेरिएबल सेपरेबल ये कहता है कि आपके पास जब भी क्वेश्चंस आता है तो आपको क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चंस आएगा तो यहाँ पर इक्वल का साइंस आपको एक साइड लिखना है dy, एक साइड लिखना है dx, एक साइड लिखना है dy, एक साइड लिखना है dx। dy के साइड y वाला टर्म, dy के साइड y वाला टर्म, y वाला टर्म रहेगा और dx के साइड x वाला टर्म, x वाला टर्म रहेगा। इतनी बात क्लियर है। मैंने क्या बताया, वेरिएबल सेपरेबल देखो बहुत आसान है। बस आपको ये दिमाग में रखना है कि जब भी क्वेश्चंस गिवन होता है, आपका आगे भी आप पढ़ेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपकी सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए, आप गिवन क्वेश्चंस को dy अपॉन डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जब भी आप कर रहेंगे उसके बाद क्या कम करना है, dy को एक साइड करना है और dx को एक साइड कर लेनी है। dy के साइड आपको y वाला टर्म को भेजना है और dx के साइड आपको x वाला टर्म को भेजना है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो dy दिख रहा है और यहाँ से जो dx दिख रहा है, इसको यहाँ से क्या करना है, रिमूव कर देना, यहाँ से इसको गायब कर देना है। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ से आपको पता है ये डेरिवेटिव वाला पार्ट d है, आपको पता है इस d को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट और इंटीग्रेशन वाला पार्ट। दैट मीन्स कि डिफरेंशिएशंस और इंटीग्रेशंस एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो यहाँ से d को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप क्या होगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, इंटीग्रेटिंग, ठीक है सर, क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हमारी थर्ड स्टेप होगी। समझ में आई। कायदे में स्टेप्स तो हमारे पास दो हैं, मगर पहले स्टेप्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि यूजुअली हम लोग कई बार इसको फॉलो नहीं करते और गलत हो जाते हैं चीज़ें। तो पहला स्टेप्स ये दिमाग में रखना है कि क्वेश्चंस, गिवन क्वेश्चंस को dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। देन आफ्टर dy वाले साइड पर आपको y वाला टर्म को भेजना है और dx के साइड पर x वाले टर्म को भेजना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड को मैं इन शॉर्ट क्या लिख दूंगा, IBS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। आई होप यहाँ तक सब कुछ तो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद हम लोग जो हमारे डाउट्स होंगे सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक क्वेश्चंस क्या है आपके सामने, लेट अस सपोज कि आपके पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें करना है फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना है। dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ गया और यहाँ पर क्या आ गया dx, और यहाँ पर क्या रिटर्न है आपके पास y अपॉन का x। मुझे से क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो आपका क्या अप्रोच रहेगा,
मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप क्वेश्चंस करते हो तो आपका पहला अप्रोच क्या है कि क्वेश्चंस dy बाई dx के फॉर्म में है या नहीं, ऑब्वियसली पहले से ही गिवन मैंने दे रखा है। इसके बाद आपको क्या काम करना है कि dy बाई मतलब कि जो आपके पास dy है और dx है, dy के साइड y वाला टर्म और dx के साइड x वाला टर्म। और ध्यान रखना कि dy और dx हमेशा ऊपर रहेंगे, नीचे कभी नहीं रहेंगे। तो आपको क्या काम करना है, इस dx वाले टर्म को इधर लेके जाओगे और इस y वाले टर्म को इधर लेके आओगे, क्योंकि dx यहाँ पर पता है डिवाइड में है, ये इधर चला जाएगा और ये वाले जो y है ये इधर चला आएगा। तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास, यहाँ तो देखो मेरे पास dy रहेगा, यहाँ पे देखो dy है, इस dy के साइड में इस y को लेके आऊँगा तो y यहाँ पर डिवाइड में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 का y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये x है, यहाँ पर x है तो इस x के साइड कौन सा आ जाएगा, देखो यहाँ से y चला गया तो y के पास जब यहाँ y चला गया तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर x हुआ, ये dx का इधर जाएगा इधर जाएगा। तो ये देखो मैंने क्या कहा, dx के साइड x वाला टर्म और y के साइड y वाला टर्म। इसके बाद क्या कर देना है, ये काम कर लिया हमने, dy के बगल में y वाला टर्म को लिख लिया और dx के बगल में x वाला टर्म लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है सर, आपको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करना। जब इंटीग्रेशंस करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशंस 1 का y यहाँ पर हो जाएगा dy। इसके बाद क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशंस 1/x यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब हम क्या जानते हैं, इंटीग्रेशंस ऑफ 1/y क्या होगा, हम लोग इंटीग्रेशंस 1/x क्या जानते हैं, log x जानते हैं। ऑब्वियसली यार जानते हो log क्या होता है, मॉड में x होता है। उसी तरीके से इंटीग्रेशन ऑफ 1/y क्या होता है, log में मॉड y होता है। अब यूजुअली क्या करते हैं हम लोग, जब भी इंटीग्रेशंस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि यहाँ लिमिट तो है नहीं, अगर लिमिट जब भी नहीं रहता दैट मीन्स हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की बात कर रहे हैं। अगर इनडेफिनेट इंटीग्रेशंस की बात करें दैट मीन्स एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा और उस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को हम लोग किससे दिखा देते हैं, तो यूजुअली हमारी प्रैक्टिस क्या रहती है, जिधर के साइड x है उधर हम लोग एक कांस्टेंट लिख लेंगे, जिसको क्या लिख देंगे हम लोग c। तो यूजुअली देखो हम लोग c लिखते हैं, यूजुअली क्या लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट की जगह पर आप कांस्टेंट को यूजुअली हम लोग c लिखते हैं, ठीक है। अब इस c की जगह पर आपके पास आप log c भी लिख सकते हो। जब सारी टर्म हमारी log में होगी तो हम c की जगह पर log c भी लिख लेंगे, तब भी वो एक कांस्टेंट है यार, चाहे आप c लिखो चाहे log c लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप log k लिख दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्योंकि हर एक टर्म, यहाँ देखो इधर भी log है इधर भी log है, तो जब हमारे पास हर एक टर्म log में होती है तो जो हम लोग कांस्टेंट एज्यूम करते हैं वो भी log एज्यूम करते हो, तो यहाँ पर log कॉन्स्ट सी लिख देंगे। और ये हमारी प्रैक्टिस क्या है, यूजुअली आप तो कांस्टेंट इधर भी लिख सकते हो इधर भी लिख सकते हो, बट क्या होता है कि जो आपके बुक्स होते हैं ना यूजुअली जो सी लिखते हो कांस्टेंट वो एक्स की साइड लिखते हैं, तो जिधर एक्स था उधर ही की साइड मैंने क्या लिख दिया, लॉग सी। तो ये था हमारे पास इस क्वेश्चंस का, मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्या था हमारे पास, ये सॉल्यूशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें क्या किया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। तो दिस वाज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। लेते हैं यहाँ पर शानदार क्वेश्चन, ये था हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन जो कि मैंने आपको सिखाया। अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं जो कि यूजुअली आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और भी शानदार क्वेश्चन। तो बाकी इसकी ज़रूरत है क्या अभी, आई डोंट थिंक इसकी नीड होगी, ठीक है। यहाँ पर फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखा दूँगा। यहाँ पर देखो, इसके बाद हमें इसको हटा देते, ठीक है सर, इसको हटा देते हैं। बाकी यहाँ पर आपको कुछ भी नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर लो, ठीक। यहाँ पर देखो मेरे पास क्वेश्चंस क्या आते हैं ना, जो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो वो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, देखो मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चंस क्या आता है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पहला काम क्या मैंने बताया कि आपके पास क्वेश्चंस आया, ठीक है, क्वेश्चंस आया, ऑब्वियसली यार क्वेश्चन तो है ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले काम क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन गिवन है आपको क्या काम करना है, इस क्वेश्चन को dy/dx के फॉर्म में लिखना है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि जो भी क्वेश्चन आपके पास गिवन होता है पहले क्वेश्चन को dy/dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो dy/dx के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना तो कैसे करोगे सर, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, क्वेश्चन लिखा गया है 1 + x², उसके बगल में क्या लिखा गया है dy, इसके बगल में क्या लिखा गया इक्वल टू 1 + y², यहाँ पर क्या लिखा गया dx। अब क्या करना है, पहले क्वेश्चन को dy/dx के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यूजुअली हमारी प्रैक्टिस की dy के नीचे dx को बुला के लेके आओ यार। तो यहाँ पर जब इसको बुला के लेके आएंगे, देखो यहाँ से सोल्यूशन पार्ट यहीं से स्टार्ट कर देते। तो यहाँ से dy के नीचे इसको dx को बुला के लेके आएंगे तो ये यहाँ आएगा इंटू में डिवाइड में आ जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा। बाकी यहाँ का जो कोई भी मसाला इसको यहाँ से हटा दो, देखो dy के नीचे dx को बुलाओगे, बाकी ये सारे dy के बगल में जो कुछ भी था इसको यहाँ भेज दोगे तो इंटू में डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर 1 + y² के नीचे क्या आ जाएगा, 1 + y² के नीचे आ जाएगा सर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 1 + x² आ जाएगा। अब dy/dx के फॉर्म में आपने लिख लिया, जी सर आपने लिख लिया। इसके बाद मैंने कहा कि जिधर की साइड देखो x है, जिधर की साइड एक dx हमेशा किधर रहेगा, ऊपर रहेगा, dx हमेशा ऊपर रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि dx हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे कभी नहीं रहेगा। तो इस dx को इधर भेजेंगे, dy तो ऊपर है तो ये dx नीचे है तो इसको उधर लेके जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले देखो 1/y को इधर y की तरफ बुलाएंगे, dy देखो इधर है, dy तो ऊपर है ऑब्वियसली यार ऊपर है, तो dy के बगल में इधर y वाला टर्म को बुला के ले गए, क्योंकि मैंने बताया dy के बगल में मतलब जहाँ dy है वो dy के बगल में y वाला टर्म और dx के बगल में x वाला टर्म। तो यहाँ पर बता dy है तो dy के बगल में y वाला टर्म आएगा, तो यहाँ पर 1 + y² आएगा, तो 1/1 + y² आएगा। समझ में आया। यहाँ पर क्या होगा, इधर देखो 1 + x² था तो यहाँ पर 1/1 + x² के बगल में क्या जाएगा, ये dx इधर जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा dx। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना। मैंने क्या बताया, इतना करने के बाद आपने ये जो काम किया ना, ये जो हमारा काम था इसी को बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। ये जो था हमारे पास यही स्टेप क्या कहलाती है हमारी, जो इस तरीके से dy के बगल में y वाला टर्म और dx के बगल में x वाला टर्म जो आपने लिखा, यही हमारे पास क्या होता है, ये होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यही होता है वेरिएबल को सेपरेट करने का मेथड। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इवेंचुअली यहाँ पर हम लोगों ने वेरिएबल को सेपरेट कर लिया। तो अब इसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग जब बोथ साइड करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेशंस 1/1 + y², यहाँ पर क्या होगा dy। यहाँ पर देखो क्या होगा, इंटीग्रेशंस 1/1 + x², यहाँ पर क्या होता है dx। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होती है सर, अब आपको ये पता है कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² किसको डिफ्रेंशिएट करने पर आता है। तो आपने क्या पढ़ा था कि भैया ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन भी पता होना चाहिए। ये आपने पढ़े थे कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² क्या होता है dx, ये होता tan इनवर्स x। क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा था कि d/dx tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/1 + x², और डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन रेसिप्रोकल है। तो हमने कहा कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan इनवर्स x। तो जब यहाँ पर x था तो यहाँ भी x था, तो आंसर हमारा tan इनवर्स x था। तो यहाँ पर अगर हमारे सब कुछ देखो, यहाँ पर अगर हमारे पास इधर की साइड क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ पर देखो सब कुछ y में है लेकिन सब चीज़ वही है, देखो 1/1 + y² है, तो आंसर भी किस में आएगा, यहाँ पर tan इनवर्स y में आ जाएगा। जिधर की साइड x है, जिधर की साइड x है उधर हम लोग एक कांस्टेंट एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं एक c। तो ये था इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको यही काम करना है, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो सॉल्यूशंस यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशंस 2। यहाँ पर क्या है हमारे पास, देखो dy/dx क्या होता है सर, यहाँ पर -4
एक्स वाई स्क्वायर है, ऑब्वियसली है। अब यहाँ पर क्या काम करना है, जैसा कि मैंने बताया कि जो आपके पास, इसको हटा देते, ठीक, इसको हटा देते। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप क्वेश्चंस को कर रहे हो तो आपको क्या काम करना है कि जो आपके पास dy है और dx है, दोनों ही ऊपर होने चाहिए, दोनों ही ऊपर होने चाहिए। और जिधर dx रहेगा उधर x वाला टर्म, जिधर dy रहेगा उधर y वाला टर्म। यहाँ पर क्या काम करना, क्वेश्चन तो dy अपॉन dx के फॉर्म में है। अब क्या काम करना है सर, जिधर dy है, dy ऊपर है, ऑब्वियसली है, dx नीचे है, तो dx को यहाँ से लात मार के भगाना है, भाई साहब तुम नीचे क्यों हो, ऊपर जाओ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस y वाले साइड पर, dy के साइड हम लोग इस y को बुला लेते हैं। तो यहाँ से y को उठा के लेके आएंगे इधर की साइड, इस y की तरफ। तो यहाँ पे जब ऐसा करोगे तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/y स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 4x, और माइनस के 4x के साइड क्या हो जाएगा dx, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dx ना। उसके बाद आपको क्या काम करना है, वेरिएबल को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया है। दिस इज द स्टेप्स जहाँ पर हम लोगों ने ये देखा कि वेरिएबल को सेपरेट कैसे करना है। वेरिएबल को सेपरेट करना इन द सेंस कि y वाले साइड y वाला चीज़, x की साइड x वाली चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी को कहते हैं, इस स्टेप्स को ही कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल स्टेप्स। तो यहाँ पर तो हो गया। अब इसके बाद क्या कर देना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो इंटीग्रेशंस 1/y स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशंस क्या आएगा सर, इंटीग्रेशंस यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा x, यहाँ पर हो जाएगा dx। ना यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, 1/y का जो y स्क्वायर का इंटीग्रेशंस क्या होता है, 1/y स्क्वायर का इंटीग्रेशंस क्या होता है, तो ये आपको पता है। इसके लिए आप क्या काम करोगे, ये तो आपको पता ना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा, इंटीग्रेशंस ऑफ x की पावर n dx। क्या पढ़ा सर, x की पावर n+1 हो जाता है, और यहाँ पर n+1 हो जाता है, n+1 हो जाता है, यहाँ पर कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पर x की पावर कितनी 1 है। अगर x की पावर 1 है तो देखो जो भी पावर रहते हो उसमें 1 ऐड हो जाता है, और जो आप ऐड करते हो पूरी पार्ट को डिवाइड में लिखते हो, तो यहाँ पर 1 है, तो इतना तो पता होगा। माइनस का 4, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा 2, x की पावर भी 2 और नीचे भी 2 लगेगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर बात करते हो, जो आपने x के टर्म में पढ़ रखे थे यही y के टर्म में, इस 1/y स्क्वायर अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो y की पावर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर dy। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, अगर हमारे पास कभी भी कोई पावर रहती है 1/, लेटर सपोज यहाँ a की पावर n लिखा गया है, यहाँ जो कोई भी पावर रहती है कभी ऊपर जाती है तो क्या हो जाता है, पावर निगेटिव हो जाती है, तो माइनस में हो जाता है। अगर कभी ऐसा होता है, ये तो पहले कंडीशंस हो गया, कभी ऐसा लिखा होता है 1/a की पावर माइनस का n लिखा होता है, कभी पावर निगेटिव होती है तो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाता है। नीचे लिखा अगर पॉजिटिव लिखा गया है, आप ऊपर लिखोगे तो निगेटिव हो जाएगा, कभी नीचे निगेटिव लिखा गया तो ऊपर लेकर जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y की पावर देखो 1/y स्क्वायर था, y की पावर -2 है, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे कि जो आपने x के टर्म में पढ़ रखे तो वही y के टर्म में भी सब चीज़ वैलिड होगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, -2 + 1 करोगे तो y की पावर माइनस जो भी पावर रहेगी आपके पास उसमें 1 ऐड कर देना है, और जो भी आपने ये पूरा टर्म लिखा वही नीचे भी लिखना है। तो यहाँ पर -2 + का 1 हो जाएगा, -2 + 1 कितना होता है -1, तो y की पावर -1 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा -1। अब मैंने क्या बताया, देखो y की पावर -1 लिखा गया है, अगर पावर निगेटिव है आप इसको नीचे लेकर जाते हो तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1/y हो जाएगा। ठीक है सर, 1/y हो जाता है। कभी आपके पास लिखा गया y की पावर -3, तो नीचे जाएगा क्या हो जाएगा 1/1 में लिखेंगे इसको, 1/y की पावर 3 हो जाएगा। तो सिमिलर काम यहाँ पर करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ देखो नीचे -1 है, अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस तो यहाँ लगाओगे, ये नीचे वाला क्या हो जाएगा 1/y, ये y की पावर -1 1/y हो गई, ये माइनस यहाँ लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y स्क्वायर का जो हमारे पास इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस का 1/y हो जाएगा। अब यहाँ से जब देखोगे तो ये देखो ये जो होगा 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1/y
यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2x²। जिधर की साइड x है उसी की साइड आपको c लिख देना है, जिधर की साइड x है उसी की साइड c लिख देना है। इसके बाद आप चाहो तो आंसर यहीं छोड़ दो, चाहो तो आप आंसर यहीं छोड़ दो, लेकिन आपको ज़्यादा कुछ करना है तो आप क्या करोगे, आपको ज़्यादा कुछ करना है तो आप क्या काम करोगे, इस वाले टर्म को इधर बुला के लेके आओ, इस वाले टर्म को इधर भेज दो। ठीक है, तो ठीक यहीं तक छोड़ दो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना भी क्या करना। ठीक है, समझ में आया सर? ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल आसान है, कुछ है नहीं यार, बस एक ही काम करना है, जिधर y है उधर y वाले टर्म को, जिधर x है उधर x वाले टर्म को आफ्टर दैट हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। क्या करना है हमें, यहाँ पर दोनों ही साइड क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम्स को। नाउ देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चंस क्या है देखो ध्यान से, सॉल्यूशंस लिखना है। यहाँ पर क्या लिखा गया x, यहाँ लिखा गया dy, यहाँ पर लिखा गया 2x², यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर क्या लिखा गया dx। अब हर बार देखो dy/dx आपकी प्रैक्टिस कर होनी चाहिए। ठीक है, आगे बहुत सारा काम आएगा, यहाँ पर आगे भी पढ़ोगे, बट यहाँ पर हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, हर बार dy/dx के बिना भी कर सकते हैं। देखो आराम से समझ जाओगे, dy भी ऊपर है dx भी ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बस इतना काम करना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो ले रखा है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, x लिखा गया है, यहाँ पर dy है और यहाँ पर 2x² प्लस का 1 है। अब आपको क्या काम करना है, जैसा कि आपको पता है, इसको x वाले टर्म को x के नीचे लेके, जो कि dx है, यहाँ वाले सारे टर्म भी x में ही है, तो बस यहाँ से इस वाले x को हटा देना है। तो यहाँ से इस x को इंटू में, इसको डिवाइड में बुला के लेके चले आओ, बहुत आसान है। तो यहाँ पर सिंपली कुछ करना नहीं है, 2x² प्लस 1, इसके नीचे क्या आ जाएगा सर, तो इसके नीचे आ जाएगा हमारे पास x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास dx और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास dy। अब इसके बाद आपको पता क्या काम करना है, इसके बाद आपको करना है इंटीग्रेशंस। यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो गए, x वाली साइड, x वाली dx के बगल में सारे x वाले टर्म आ गए और dy के बगल में कुछ था ही नहीं, तो यहाँ पर केवल कुछ नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 है। ठीक है, क्या है, 1 है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे, तो इंटीग्रेशंस 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा dy, क्या आ जाएगा dy, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशंस करोगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इंटीग्रेशंस कैसे करोगे, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशंस क्या करना है सर, 2x² प्लस का 1 अपॉन का x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx। अब यहाँ मज़े की बात देखो, यहाँ मज़े की बात क्या है कि कभी भी आपके पास कभी भी ऐसी सिचुएशंस आती है, तो मेरी मज़े की बात एक क्या सीखो, कभी भी आपके पास a+b अपॉन का c आ जाए, a+b अपॉन का c आ जाए, तो आपको पता होना चाहिए a के नीचे भी c आ जाता है और b के नीचे भी c आ जाता है, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अगर यहाँ माइनस हो, a माइनस b हो, नीचे c हो, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, a के नीचे भी c हो जाएगा, माइनस b के नीचे भी c हो जाएगा। ये क्या होता है, जब भी इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेशन जैसा कि आपको पता है कि प्लस माइनस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब कभी भी आपके पास कभी लिखा गया है a+b और यहाँ पर लिखा गया इंटीग्रेशन, तो जब भी इंटीग्रेशन का साइन लगा होगा तो इंटीग्रेशन का डिस्ट्रीब्यूट होने का इन द सेंस, तो इंटीग्रेशन ऑफ a भी हो जाता है, यहाँ पर dx लिख देते हैं चलो, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन a dx हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन b dx हो जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंडिविजुअली, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो यहाँ पर इसलिए क्योंकि जब क्वेश्चन प्लस माइनस में होता है तो इंटीग्रेशन क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये वाली टर्म है, यहाँ पर जो ये वाली टर्म है, इसको क्या करना है आपको, इंडिविजुअली इसको इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जब आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो देखो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस 2x² के नीचे कितना आ जाएगा x, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ क्या आ जाएगा dx। 2x² में एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर फिर क्या कर दूंगा, देखो यहाँ पर मैंने अंदर बांट दिया। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेना, उसके बाद क्या हो जाएगा 2x हो गया प्लस 1/x हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/x ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा dx। अब इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन x यहाँ पर हो जाएगा dx प्लस 1 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx।
अब यहाँ पर आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/y है, तो इसको एज इट इज़ कॉपी करते चले आना सर। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा dy। ठीक, यहाँ सारी कॉपी कर लेना, यहाँ पर अभी आंसर मत लिखना। अब यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कभी भी आप इंटीग्रेशंस कर रहे हो, सपोज करो आपके पास यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन तो आपके पास लिखा गया यहाँ पर dy, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा y। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखा गया है dx, तो आंसर क्या होता है x। अगर इंटीग्रेशन यहाँ पर लिखा गया dt, तो आंसर क्या आ जाएगा t। यहाँ t के रिस्पेक्ट में करो तो आंसर t हो जाएगा। इंटीग्रेशंस कर रखे हो यहाँ पर लेटेस्ट सपोज को लिख रखा ds, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा s। तो अगर कभी ऐसा कंडीशंस हो, मतलब दैट मीन्स यहाँ पर 1 लिखा होता है, 1 को हम लोग दिखाते नहीं है, यहाँ पर 1 लिखा होता है यूजुअली, यहाँ दिखाते नहीं है, तो यहाँ पर जब भी ऐसे इंटीग्रेशन dx dt लिखा है तो dt होता है। कभी इंटीग्रेशन लिखा गया 5 लिखा गया, यहाँ पर dx लिखा गया, तो यहाँ पर 5 और ये वाला x, दैट मीन्स 5x आपका आंसर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर 5 जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बाहर चला जाता है और यहाँ पर केवल बचता है इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन dx का मतलब मैंने क्या बताया, इंटीग्रेशन dx का मतलब क्या होता है x, तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पर 5x हो जाता है। तो कभी भी आपके पास कोई भी कांस्टेंट रहता है यहाँ पर x, इसका इंटीग्रेशंस करना हो तो जो आपको इंटीग्रेशंस वाला आंसर होगा वो क्या होगा, k और x हो जाएगा, तो kx आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या मतलब है, यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, यहाँ पर 1 था y था, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन 1 का क्या आ जाएगा y हो जाएगा, तो यहाँ पर y लिख लेंगे। यहाँ पर x की पावर 1 है, तो x की पावर n का भी इंटीग्रेशन आपको पता है तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉड में x, और जिधर की साइड x उसी की साइड एक कांस्टेंट लिखना है जिसको हम लोग कह देते हैं c। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस का सी क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके पास है dy by dx, इसका भी क्या फाइंड करना है सर, फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। अब ये जो सॉल्यूशंस हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये जनरल सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, जो यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं। जनरल सॉल्यूशन जब भी लिखा होता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, जब भी कांस्टेंट आता है तो वो एक जनरल सॉल्यूशंस होता है। कैसा होता है, जनरल सॉल्यूशंस होता है। अगर कांस्टेंट नहीं आता है तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो जहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा तो वहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन, और जहाँ पर कांस्टेंट होगा तो वो एक जनरल सॉल्यूशन होगा। तो ये था कि सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि एक जनरल सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 बेहद ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको भाई साहब छोड़ना मत, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों, अभी खुद ही देख लेना। यहाँ पर दो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक मज़े की बात सीख लो। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला मैं आपको बता दूँ सबसे पहले, कि आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब कभी भी आपके पास क्या होना चाहिए, 1 माइनस का cos 2x क्या होता है, 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x होता है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, यहाँ पर ध्यान से देखो 2x लिखा था, तो यहाँ पर क्या लिखा गया था, x। मतलब कि यहाँ जो कोई भी एंगल होता है, यहाँ उसका हाफ लिखा है। क्या लिखा गया, हाफ लिखा है। हाफ कैसे होता है सर, हाफ देखो 2x को, x कैसे हुआ है, 2x को हम लोगों ने क्या कर दिया, हाफ मतलब उसको 2 से डिवाइड कर देना। हाफ मतलब 2 से डिवाइड, तो 2x को जब 2 से डिवाइड कर दो कितना मिल जाएगा, मुझे x मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कोई भी एंगल होता है, यहाँ जो कोई भी एंगल होता है, यहाँ पर हाफ हो जाता है। 1 माइनस cos 2x क्या होता है, 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, ये पता होना चाहिए सर, बहुत ज़्यादा आता है। हमने कि अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 1 माइनस cos x क्या होगा, तो यहाँ पर बताओ 1 माइनस cos x क्या होगा। 1 माइनस cos x क्या होता है, यहाँ देखो x लिखा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 sin स्क्वायर लिखोगे। अब यहाँ देखो x है, अब मैंने कहा कि यहाँ जो कोई भी एंगल लिखा होता है, यहाँ पर उसका क्या होता है, हाफ। हाफ कैसे होता है, हाफ करने के लिए उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो x को 2 से डिवाइड करोगे तो x/2 ही रहेगा। x को 2 से डिवाइड करोगे तो x/2, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, लेट अस सपोज कि मैंने आपको एक फर्दर एक और एग्जांपल लिया, 1 माइनस cos का 4x लिखा गया, 1 माइनस cos 4x लिखा गया, तो क्या करोगे, तब क्या करोगे बता दो मुझे। 1 माइनस cos 4x तो 2 लिखोगे, sin स्क्वायर लिखोगे।
अब बताओ 4x को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से डिवाइड करोगे ऑब्वियसली यार 2x होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। समझ में आया, मतलब कि यहाँ पर जो कोई भी एंगल लिखा होता है यहाँ पर क्या कर देते हैं, उसका हाफ कर देते हैं। यहाँ पर जो कोई भी एंगल लिखा है हाफ कर देते हैं। मेन आपको ये फॉर्मूला याद करना है, मेन आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना, ठीक है। आपको ये याद कर लोगे तो आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखो यहाँ पर जो भी एंगल होता है यहाँ पर उसका हाफ हो जाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। सिमिलरली मैं आपसे कहता हूँ 1 + cos 2x क्या होता है, 1 + cos 2x क्या होता है, 1 + cos 2x क्या होता है। जब भी cos के साथ देखो यहाँ प्लस है तो फॉर्मूले में cos आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर। यहाँ भी वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पर जो कोई भी एंगल लिखा गया यहाँ पर उससे क्या हो गया हाफ, यहाँ भी क्या हो जाता है हाफ एंगल हो जाता है, एंगल क्या होता है हाफ एंगल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 + cos x, तो 1 + cos x क्या हो जाएगा, 1 + cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर x लिखा गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ समझ में आ गया सर, ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो आपने इंटीग्रेशंस भी किए थे, तो इंटीग्रेशन भी बहुत इस्तेमाल होते हैं और यहाँ भी इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर इस्तेमाल हो ही रहे हैं तो सर आपको डेफिनेटली यार याद होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर याद होना चाहिए तो फिर क्वेश्चंस को देखते हैं। अब तो आराम से क्वेश्चंस कर लोगे। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, सोल्यूशंस पार्ट को देखते हैं। सोल्यूशन पार्ट को देखने से पहले भैया यहाँ पर क्या कर लेना है, dy/dx के फॉर्म में क्वेश्चन रिटर्न है, ऑलरेडी रिटर्न है। dy/dx 1 - का cos x, नीचे क्या लिखा गया 1 + cos x। अच्छी बात है, यहाँ dx नीचे है, इधर की सारे चीज़ें x में हैं तो इधर dx वाली चीज़ को उधर लेके चले जाते हैं, dx वाले चीज़ों को उधर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं ना, एक इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अभी लास्ट में लेके चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि सब कुछ आराम से लेके चले जाएंगे। 1 - cos x को मैं क्या लिख दूंगा, अभी मैंने क्या बताया, 1 - cos x को मैं क्या लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर x/2। 1 - cos x को क्या लिखूंगा 2 sin स्क्वायर x/2। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा। नीचे क्या लिखूंगा 1 + cos x, cos के साथ प्लस तो cos वाला ही फॉर्मूला लगेगा 2 cos स्क्वायर x/2। ऑलरेडी मैंने फॉर्मूलेस की यार वीडियोस अपलोड कर रखी है, उन सब फॉर्मूलेस को कैसे याद करने चाहिए इसकी ऑलरेडी मैंने ट्रिक बना रखी है, तो जाके देख लेना, सब कुछ बता रखा है। स्टिल आपके पास जो भी इंटीग्रेशंस के फॉर्मूलेस है वो भी आप बता देना, आपको चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को करते हैं, बाकी तो आपने समझ ही लिया। तो यहाँ से ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा। अब आपको पता है tan स्क्वायर x/2 हो गया, अब इसको यहीं रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, यहाँ पर dy/dx लिख देते हैं। अब जिधर की साइड x था उधर की साइड x को भेज देते हैं, तो dy यहीं रहेगा। इधर की साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशंस करेंगे, अभी रहने देते हैं tan स्क्वायर x/2, इधर की साइड क्या लिख देते हैं dx। नाउ अब इंटीग्रेट कर लो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा इंटीग्रेशंस dy। यहाँ पर इंटीग्रेशंस क्या आएगा tan स्क्वायर x/2, यहाँ पर क्या आएगा dx। अब यहाँ पर आने के बाद पहली बात तो बच्चा यहाँ फंसता, उसको फॉर्मूलेज नहीं पते होते। पहला तो यहाँ फंसता क्योंकि उसको फॉर्मूला पता नहीं रहता है, तो पहली दिक्कत तो यहीं आ जाती है। तो यहाँ पर हम लोग ने वेरिएबल सेपरेबल इस्तेमाल कर रखा है यहाँ पर, ठीक है, वेरिएबल सेपरेबल यहाँ इस्तेमाल कर रखा है। इसके बाद हम लोगों ने ये किया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड किया। इसके बाद अब बच्चा फिर यहाँ फंस जाता है, क्यों, क्योंकि उसको tan स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन पता ही नहीं होता। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बताया कि जब भी आपके पास tan स्क्वायर x है, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो sec स्क्वायर x माइनस का 1 लिख सकते हो। क्लास 10th में भाई साहब आपने फॉर्मूला पढ़ रखा था tan स्क्वायर x = sec स्क्वायर x माइनस का 1 होता है। अब यहाँ देखो tan स्क्वायर x को तो sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया tan स्क्वायर x/2, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा भैया, क्योंकि इसका मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता है तो मुझे उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसका इंटीग्रेशन पता हो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमें पता है, क्या क्या पता है सर,
हमें सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पता है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन पता है। कैसे? किसको डिफ्रेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है, किसको डिफ्रेंशिएट करने पर सेक स्क्वायर एक्स आता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? 10x। तो भैया सेक स्क्वायर एक्स का आंसर क्या होता है? 10x। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। अगर इस 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 को भी हम लोग सेक स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर पाते हैं तो बहुत आसान होगा। तो यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूंगा? पहले यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर लिखेंगे dx। ठीक है, अब यहाँ मज़े की बात सुनो, इंटीग्रेशन जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx माइनस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा? dx। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x। अब बच्चा अगर मान लो इतना करता है तो यहाँ तक तो 10x तो लिखता है, ठीक है, 10x था, यहाँ पर x था तो यहाँ भी x लिखा था आपने, तो यहाँ पर x बाई 2 लिखा गया तो यहाँ भी आप x बाई 2 लिखते हो, x बाई 2। मगर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कि जब कभी भी आपके पास कोई भी कोएफिशिएंट होता, आपने पढ़ा कि सपोज करो मैं आपसे बोलता हूँ कि साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद क्या होता है? सॉरी फॉर इंटरप्टिंग जस्ट बिकॉज ऑफ कॉल। तो यहाँ पर हमने क्या क्या बताया? तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि भैया यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा था कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया? 10x बाई 2 तो होता है। कैसे? देख लो यार, अभी मैंने बताया कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है। बट यहाँ पर मज़े की बात क्या थी कि सर ये 10x बाई 2 होना केवल यहीं तक सफिशिएंट नहीं था, इसके बाद भी आपका आंसर गलत है। क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था कि भैया जब कभी भी आपके पास कोई भी सपोज करो कि यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि साइन था, यहाँ पर मैं पूछता हूँ कि साइन 5x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर साइन 5x है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? लो यार और अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पर साइन ax लिखा गया, ठीक, हटा दो यार 5 को हटा दो, ax लिखा गया है, यहाँ पर dx लिखा गया। तो आपसे मैं इंटीग्रेशन पूछता हूँ तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका जवाब होगा माइनस का कॉस ax, यही होगा। ठीक है, हमने कि जो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होता है कितना? x का कोएफिशिएंट कितना था? a, उस a से हम लोग डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे? जो भी x का कोएफिशिएंट होता था उसे डिवाइड कर देते थे। यहाँ पर क्या लिखा गया? देखो x बाई 2 है, x बाई 2 में जो x का कोएफिशिएंट है भैया वो 1 बाई 2 है, 1 बाई 2 इंटू एक्स लिख सकते हो, 1 बाई 2 एक्स। तो 1 बाई 2 इंटू एक्स क्या होता है? 1 बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 होता है। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है? x का कोएफिशिएंट 1 बाई 2 है, x का कोएफिशिएंट कितना है? 1 बाई 2। तो यहाँ पर हम लोग जो भी हमारे पास फंक्शंस होगा उसको 1 बाई 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ पर मेरे पास वो क्या था? यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन था वो tan x बाई 2 था। क्या था मेरे पास? tan x बाई 2 था। तो उस tan x बाई 2 में x का दो कोएफिशिएंट कितना था? 1 बाई 2 था। तो इस 1 बाई 2 को tan x बाई 2 को हम लोग 1 बाई 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर देते हैं। तो 1 बाई 2 को जब tan x बाई 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 बाई 2 का जो 2 है ना, 2 यहाँ मल्टीप्लाइड में चला जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? tan x बाई 2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, ये वाली पॉइंट, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जाएगा? किससे कि स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ पर tan x बाई 2, जो भी यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना 1 बाई 2, तो ये डिवाइड में लगाते हैं, वो डिवाइड वाला 1/2 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था? इंटीग्रेशन था 1 जब भी कभी भी लिखा गया भैया, अभी मैंने आपको बताया था जस्ट कि भैया इंटीग्रेशन क्या लिखा गया? इंटीग्रेशन 1 dx लिखा गया हो, 1 dx लिखा गया या 1 dy लिखा गया, केवल ऐसे ही लिखा गया हो, हमेशा आंसर कितना होता है? x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे पास? 1 dx आंसर कितना हो जाएगा सर? तो यहाँ पर आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा x हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो यहाँ पर चलता आ रहा था, यहाँ पर इंटीग्रेशन dy, तो यहाँ पर आंसर मेरा कितना हो जाएगा? y। तो यहाँ पर फाइनल आंसर होगा, जिधर की साइड x था उधर की साइड एक कांस्टेंट लिखना, क्या लिख दिया? c। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर्स। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा।
तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इस वजह से है, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इस वजह से है, पहली गलती बच्चा यहाँ करता है, उसको फॉर्मूला नहीं पता होता, उसको फॉर्मूला नहीं पता होता तो क्वेश्चन ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ पर दिक्कत नहीं थी। उसके बाद पहला तो यहाँ नहीं, यहाँ फंसता है, दूसरा यहाँ फंसता है। कहाँ फंसेगा सर? यहाँ पर फंसता है। इसके बाद गलती यहाँ करता है, यहाँ पर। इसके बाद ये तो कर लेता सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x/2, उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करता भैया, कोएफिशिएंट से डिवाइड करना भूलना मत, ठीक है। तो यहाँ पर 1/2 से डिवाइड कर रहे थे, वो 1/2 किस में कन्वर्ट होगा? 2 में। समझ में आई? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा। तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जामिनेशंस। बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नाउ देखो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लो यार, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप देख लो इसको और अच्छे से देख लो। क्वेश्चंस को मैं आपको और हाईलाइट कर दे रहा हूँ सर, देख लो ध्यान से। क्वेश्चंस आपके नज़रों के सामने दिख रहे हैं, साफ साफ दिख रहे हैं सर। क्वेश्चंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वेश्चंस ऑब्वियसली दिख रहे हैं ना, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, जैसा कि आपको दिख रहा है बीच में प्लस है, ऑब्वियसली है। अब यहाँ पर अगर प्लस है तो क्या दिक्कत है? आपको क्या करना है कि इस वाली सारी टर्म को एक साइड लेके चले जाओ, ठीक है। आपकी जिधर इच्छा करे उधर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको सारी टर्म को उधर लेके चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा कुछ ऐसा, देखो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो कुछ ऐसा जाएगा कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू का tan y, यहाँ पर क्या हो जाएगा dx, इधर की साइड क्या लग जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर y हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा tan x, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy। क्योंकि यहाँ पर 0 था, इधर की साइड कोई भी चीज़ प्लस होती है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाती है तो माइनस हो जाती है। तो ये प्लस में था तो ये सारी चीज़ माइनस में हो गई। अब इसके बाद आपने क्या सीखा कि जिधर की साइड dx रहता है, उधर की साइड हम लोग x वाले टर्म को लेके आते हैं। तो x कौन सा है सर? ये वाला x है, ऑब्वियसली है। ये वाला x है, हाँ है। तो dx की साइड x वाली टर्म को लेके आना है। तो इस तरह tan y यहाँ क्या कर रहा है, इसको लात मार के भगाओ यहाँ से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेके आएंगे सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स के नीचे क्या आएगा tan x आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा tan x, इसके बगल में यहाँ लिखेंगे dx, दिस इज इक्वल टू व्हाट माइनस का सेक स्क्वायर y के नीचे क्या आ जाएगा tan y, क्या आ जाएगा tan y। यहाँ पर क्या आ जाएगा सर dy आ जाएगा। देखो ना dy के बगल में dy वाले चीज़ों को लेके आया, देखो y वाले सारी टर्म यहाँ पर है, x वाले सारी टर्म यहाँ पर है। अब मज़े की बात देखो, यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर क्या लिखोगे tan x, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर dx, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम करना है, इंटीग्रेशंस माइनस को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशंस सेक स्क्वायर y, यहाँ पर क्या आ जाएगा tan y, यहाँ पर क्या आ जाएगा dy। अब यहाँ मज़े की बात सुनो, मज़े की बात ये सुनो कि भैया जो मैं फॉर्मूला बताते जा रहा हूँ उसको लिखते चले जाओ, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है सर कि जब कभी भी नीचे वाले फंक्शन का मतलब एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा है और नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया, नीचे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और उसका डिफरेंशिएट करने पर ऊपर लिखा हो, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव। नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर लिखा हो तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है लॉग के साथ नीचे वाला, लॉग के साथ क्या होता है नीचे वाला। क्योंकि समझ नहीं आया मेरे को, हमने कहा कि अच्छा ये बताओ कि इंटीग्रेशंस यहाँ पर लिखा गया है एक्स स्क्वायर, क्या लिखा गया एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या लिखा गया 2x। अब बता एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है कि नहीं होता। अब ये बता एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। अरे भैया पागल हो गए हो क्या, dy dx
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x ही तो होता है। जब नीचे वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो तो डायरेक्ट हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, लॉग के साथ नीचे वाला, लॉग के साथ नीचे वाला। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, ऑब्वियसली यार समझ में तो आ गया होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या लेट करते हैं, इसको टी मानते हैं। टी मानोगे तो 1/t बनेगा, 1/t क्या होता है, लॉग टी। इस वजह से हम लोग ऐसा कह रहे होते हैं। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से भैया नीचे वाले को देखो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। होता है कि नहीं होता, बता दो। अरे भैया इतना तो पता होगा, d/dx। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर एक्स। तो भैया नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया, हाँ यार नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर लिखा होता है तो आंसर क्या होता है, तो यहाँ देखो डायरेक्ट आंसर क्या होगा, लॉग के साथ नीचे वाले पार्ट का डेरिवेटिव ऊपर लिखा गया, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, तो लॉग के साथ नीचे वाला, नीचे कौन है, tan x, लॉग मॉड में tan x, दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec स्क्वायर y हो जाएगा। माइनस लिखा हुआ तो माइनस का लिखा रहने दो। यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपके पास, माइनस का लॉग में नीचे क्या tan y, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan y। सुनो अब यहाँ मज़े की बात क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि x की साइड कौन है, x इधर है, तो आपको जो c लिखना किधर लिखना है, c। देखो इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, तो आपको जो कांस्टेंट एज्यूम करना है, सर कांस्टेंट एज्यूम करना है, कांस्टेंट लॉग में एज्यूम करना है। देखो सब चीज़ लॉग में होगा तो कांस्टेंट हम लोग लॉग में एज्यूम करेंगे, अगर सब चीज़ में लॉग नहीं होगा तो हम लोग केवल c लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, लॉग, इधर की साइड में लिख दे रहा हूँ लॉग में c, ठीक है। इसके बाद कुछ सॉल्व करना चाहते हो क्या, इसके बाद सॉल्व करना चाहते हो तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको जूम इन कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, इधर देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो लॉग की प्रॉपर्टी में यहीं लिख दे रहा हूँ, लॉग कभी लिखा गया हो m प्लस लॉग n लिखा गया हो, इसको आप क्या लिख सकते हो, लॉग m इंटू n लिखोगे, ठीक है। कभी क्या लिखा गया, लॉग m माइनस का लॉग n लिखा गया हो, इसको आप क्या लिखोगे, लॉग m अपॉन का n लिखोगे। जब भी माइनस रहेगा तो डिवाइड लगेगा, ठीक है। अब इस हिसाब से भैया लॉग c प्लस लॉग tan x, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग c क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, c tan x हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इधर की साइड देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग क्या हो जाएगा, tan y, ठीक है, क्या हो जाएगा, tan y हो जाएगा, ठीक है। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब इस माइनस के साइन में क्या करोगे, अब इस माइनस के साइन को आपको पता है कि लॉग के सामने जब कभी भी माइनस का साइन रहेगा, इसको खोपड़ी पर भेज सकते हो, खोपड़ी पर भेज सकते हो कि नहीं भेज सकते हो, तो इसको खोपड़ी पर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लॉग हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan y, ठीक है, tan y। यहाँ पर आप लगा दो क्या, ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दो, चलो ये वाली ब्रैकेट ही लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, यहाँ पर भी लॉग लिखा गया, यहाँ पर लॉग, ठीक है, c tan x, इधर की साइड भी लॉग इधर की साइड भी लॉग, दोनों लॉग, इधर भी लॉग लिखा होगा तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, c tan x, क्या हो जाएगा, c tan x, दिस इज इक्वल टू व्हाट, tan y की होल पावर -1। अब tan y की होल पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1 अपॉन का tan y, 1 क्योंकि पावर नेगेटिव होगा नीचे, 1 अपॉन tan क्या होता है, cot y, तो 1 अपॉन tan क्या होगा, तो cot y, तो इधर से आ जाएगा cot y, इधर से क्या हो जाएगा, c tan x हो जाएगा। तो c की वैल्यू यहाँ से अगर ठीक यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप यहाँ तक सब कुछ तो नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे पास क्या है, लिखा हुआ है कि यहाँ भी सॉल्व करना है हमें, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y log y
डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट ऑल हमें पता है कि आपको क्या करना है कि इस माइनस वाले चीज़ को इधर लेके चले जाओ। तो यहाँ पर सॉल्यूशंस लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि डी एक्स को एक साइड करना, डी वाई को एक साइड। तो यहाँ पर y लिखेंगे, यहाँ पर log y लिखा गया है सर ऑब्वियसली, यहाँ पर लिखा गया डी एक्स, इधर की साइड लेके जाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x, यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पास डी वाई। ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमारे पास कितना हो गया, डी वाई हो गया। तो यहाँ पर डी वाई हो गया। ठीक है, इसके बाद आपको पता क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि जिधर की साइड आपके पास x लिखा गया, डी एक्स देखो ऊपर है हाँ, डी वाई ऊपर है हाँ, डी एक्स के बगल में आपको x चाहिए। तो देखो ना भैया, डी एक्स यहाँ है हाँ है, x यहाँ है। तो भैया ये x इधर क्या कर रहा है, इसको इधर लेके आओ ना, इस वाले सारे टर्म को उधर भेजो। तो डी वाई इधर है, देखो सारे y वाले इधर हैं और सारे y वाले इधर हैं। तो ये सारे y वाले भैया इधर जाएंगे और सारे x वाले इधर आएंगे। देखो x इधर आएगा तो dx से बगल में x आएगा, dx तो ऊपर ही रहेगा, नीचे तो लेके जाना नहीं है। तो यहाँ पर 1/x देखो इंटू में है तो 1/x डिवाइड में आएगा 1/x, यहाँ पर हो जाएगा dx, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/y इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास log y। सही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास dy। अब यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। प्रॉब्लम्स अभी आने वाली है, क्यों, इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x, क्योंकि इंटीग्रेशन भैया दिक्कत आएगी आपको अगर नहीं आती है। फिलहाल मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पर इंटीग्रेशन क्या होगा 1/y log y दिस इज इक्वल टू व्हाट dy। ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया, अच्छी बात है। अब इसके बाद आप क्या काम करते हो, इसके बाद देखो मैं रफली यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, इस पार्ट को मैं रफली यहीं बता दे रहा हूँ, चलो यहीं पर मैं कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पार्ट को मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। यहाँ पर log y को आपको पता है कि log x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1/x आता है। log x को डिफ्रेंशिएट करने पर अगर 1/x आता है तो log y को डिफ्रेंशिएट करने पर 1/y आ रहा है। log x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1/x मिलता है तो log y को डिफ्रेंशिएट करने पर 1/y मिल रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करोगे, देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखो 1/y मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या लेट करेंगे, t इक्वल टू log y। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो dt होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भैया, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x के हिसाब से कितना हो जाएगा 1/y, और यहाँ पर 1/y हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो जैसा कि आपने क्या किया, देखो यहाँ dt लिखा, यहाँ पर dy लिखा, log y को आपने क्या माना, log y को आपने t माना। तो log x को डिफ्रेंशिएट करने पर 1/x होता है तो 1/y। y को जैसा कि आपको पता दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे, दोबारा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर पहले तो आपने क्या किया, कुछ नहीं करना, देखो dt लिखा, यहाँ पर लिखा देखो dt। तो देखो सिंपली अगर ऐसा नहीं समझ में, देखो यहाँ पर भी आपने लिखा देखो dt, यहाँ पर लिख दिया dy। तो जैसा कि आपको पता है कि जब यहाँ पर भी y है यहाँ भी y है तो y के रिस्पेक्ट में करो तो यहाँ पर 1/y आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई दिक्कत वाली बात थी क्या, नहीं थी। अब सिंपली क्या काम कर देना है, तो यहाँ पर के हिसाब से यहाँ पर देखो लेके जाओगे तो dt हो जाएगा। अब इधर जिधर y है इधर की साइड ये भेज दोगे तो dt इक्वल टू 1/y, यहाँ पर क्या हो जाएगा dy। मतलब कि dy और 1/y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/y dy को dt लिख दूंगा। तो इंटीग्रेशन करोगे तो सिंस, तो यहाँ पर क्या कर लोगे, dy 1/y को यहाँ पर लिख देंगे dt, log y को हम लोगों ने क्या मान रखा था t, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log y को 1/t, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/t। समझ में आई कि नहीं आई, ऑब्वियसली यार समझ में आ गया होगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता था log x। तो 1/x का इंटीग्रेशन जब log x होता था तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 1/t क्या हो जाएगा log मॉड में क्या आ जाएगा यहाँ पास t। ठीक है, अब बताओ t मैंने क्या मान रखा था, t मान रखा था log y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पास log, अब यही गलती करते हैं तो यहाँ पर log y हो गया भैया, log y हो गया, log y हो गया। अब यहाँ तो भैया आसान है, बाकी यहाँ वाले पार्ट को तो मैं देखो एज इट इज़ लिखा क्योंकि यहाँ पर सिंपल था। इसके सारे पार्ट को आप कॉपी करते चले आना। इंटीग्रेशन 1/x यहाँ पर हो जाएगा dx,
तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन 1/x dx। यहाँ पर आंसर फाइनल लिखते 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, लॉग में क्या होता है, x होता है। अब मैंने क्या बताया था कि जिधर की साइड x होता है, जिधर की साइड x होता है उधर ही लिखोगे क्या, c। लेकिन सब चीज़ लॉग में, ये भी लॉग में, ये भी लॉग में, तो जो कांस्टेंट लिखोगे वो भी लॉग में ही लिखना है आपको। क्या मैंने क्या बताया, जो कांस्टेंट लिखना वो भी किस में लिखना, लॉग में। तो कांस्टेंट जब लॉग में लिखोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लॉग क्या हो जाएगा, c। अब यहाँ पर मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई, कौन सी, log m प्लस log n। अभी कौन सा फॉर्मूला बताया भैया, लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी बताई, बता दो। log m प्लस log n, log m इंटू n होता है। तो log m प्लस log n, ये m और ये n, तो यहाँ पर log m प्लस log n लगाओगे तो log cx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log cx हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं रहा होगा यार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log मॉड में log y हो जाएगा। अब ये वाला log, ये log, ये log, ये वाला log और ये वाला log, ठीक है। log के अंदर का मसाला ये रहा, ये वाले log का मसाला ये रहा। तो ये वाले log कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cx, क्या हो जाएगा, cx। दिस इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y, क्या हो जाएगा, log y। इसके बाद भी आंसर आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब दूसरी की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी भाई यहीं लिख लो कि log के बेस में सपोज करो यहाँ पर मैंने e लिखा है, यहाँ पर b लिखा है। कि log के बेस में कुछ नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए log के बेस में यहाँ पर हमेशा e होता है, हमेशा, ठीक है, होता है हमेशा ई होता है। ये अंडरस्टूड, दिखता नहीं है, आपको खुद पता होना चाहिए ई होता है। तो यहाँ पर सपोज करो कभी भी कुछ नंबर लिखा गया, लेटर सपोज यहाँ पर x, तो log को जब भी हटा दो तो ये बेस में ऐसे कन्वर्ट होता है, e की पावर x हो जाता है। ये e इधर चला जाता है, तो ये e इधर चला जाता है, e की पावर में x, ये इक्वल टू में आता है b, ठीक, ये पता होना चाहिए। इसके हिसाब से जब करोगे तो यहाँ पर देखो, मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे कर दे रहा हूँ। तो log y को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, log y इक्वल टू व्हाट, cx। तो यहाँ पर बेस में e लिखा गया, log को हटाते हो तो e में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर e की पावर क्या आ जाएगी, log के बेस में देखो e है, तो यहाँ e की पावर क्या आ जाएगी, cx, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y। तो ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चंस का फाइनल आंसर्स। आई होप इस लेक्चर्स में बताई गई तमाम बातें समझ में आई होगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया साहब इसको क्या करना है, आपको इस वीडियो अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर देना, नहीं पसंद आया तो कोई बात ही नहीं यार। और जवाब अगर नहीं पसंद आया तो आपको ऐसा नहीं, कोई बात नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना ज़रूर मुझे कि आपको प्रॉब्लम्स कहाँ पर आ रही, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा, ठीक है। आई होप सब कुछ समझ में तो डेफिनेटली आ ही रहा होगा यार, अभी तक तो मैंने सब कुछ तो अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।